नमस्कार दोस्तों। क्या 23 नवंबर का दिन नरेश मीणा के लिए नया उजाला लेकर आएगा? क्या 23 मई नरेश मीणा के राजनीतिक भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लगा देगा? ये दो ऐसे सवाल हैं जो उनके समर्थकों, विरोधियों और राजनीतिक क्षेत्रों में बड़ी तेजी के साथ चल रहे हैं। और 23 नवंबर की बात इसलिए हो रही है क्योंकि 23 नवंबर को नतीजे आएंगे चुनाव परिणामों के, जिनमें महाराष्ट्र का नतीजा भी आएगा, झारखंड का नतीजा भी आएगा, लेकिन राजस्थान के लोगों की नजरें होंगी तो देवली उनियारा के नतीजे पर, क्योंकि वहां से निर्दलीय नरेश मीणा ने जब चुनाव लड़ा तब भी उनकी चर्चा थी। अब जब चुनाव का मतदान हो चुका है, परिणाम आना बाकी है, तब भी उनकी चर्चा है। और यह चर्चा सिर्फ राजस्थान में है ऐसा नहीं है, यह चर्चा राजस्थान के बहुत सारे शहर, कस्बे, तहसील, गांवों से निकलकर मुंबई, चेन्नई, बनारस, भोपाल, श्योपुर, पता नहीं कहां कहां तक पहुंच चुकी है। और पहुंच इसलिए चुकी है क्योंकि नरेश मीणा और एसडीएम अमित चौधरी के बीच में जो विवाद हुआ था समरावता गांव में, उसके बाद में समरावता गांव का जो घटनाक्रम था वह पूरे देश में छा गया और उसी के साथ नरेश मीणा की चर्चा हुई। अब 23 नवंबर को जब चुनाव परिणाम आएंगे, वह परिणाम क्या रहने वाले हैं, यह सबसे बड़ी अब लोगों के मन में सवाल उठ रहा है कि क्या नरेश मीणा चुनाव जीतने वाले हैं? क्या नरेश मीणा चुनाव हारने वाले हैं? क्या नरेश मीणा तीसरे नंबर पर आएंगे? उसके बाद नरेश मीणा का राजनीतिक भविष्य क्या होगा? अगर वे चुनाव जीतते हैं तो बहुत सारे सवालों के जवाब भी मिल जाएंगे और बहुत सारे जो प्रश्न चिन्ह लगे हुए हैं वे स्वयं ही समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि उसके बाद वे माननीय हो जाएंगे। लेकिन अगर वे चुनाव नहीं जीतते हैं तो क्या उनके राजनीतिक जीवन पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा? बहुत सारे लोग कहते हैं कि हां ऐसा ही होगा। लेकिन समरावता थप्पड़ कांड के बाद नरेश मीणा की गिरफ्तारी से लेकर आज 6 दिन होने तक जिस तरह से नरेश मीणा को लेकर, उनकी रिहाई की मांग को लेकर, अधिकारियों पर कार्रवाई को लेकर आंदोलन का दौर शुरू हुआ, वह आंदोलन का दौर औपचारिक नहीं था, यह बात बिल्कुल तय हो गई है। और यह आंदोलन किसी एक दिन चलता, एक नगर में चलता, एक कस्बे में चलता, एक शहर में चलता, एक जिले में चलता, एक संभाग में चलता तो भी समझ में आ जाती। लेकिन 6 दिन से लगातार अगर किसी युवा निर्दलीय उम्मीदवार के पक्ष में राजस्थान के 40-50 से ज्यादा जिले, नगर, तहसील, गांव, कस्बों में आंदोलन हो रहे हैं, रिहाई की मांग हो रही है, अधिकारियों पे कार्रवाई की मांग हो रही है। और इस आंदोलन का सबसे मजेदार पहलू यह है कि विपक्षी दल कांग्रेस के कई विधायकों ने सरकार को पत्र लिखा, लेकिन अब भाजपा विधायकों ने भी पत्र लिखना शुरू कर दिया है सरकार को कि समरावता प्रकरण की जांच हो, निष्पक्ष हो, निर्दोष लोगों पर कार्रवाई नहीं हो, अधिकारी और कर्मचारी अगर दोषी हैं तो उन पर कार्रवाई हो। और यह लाल सोट से भाजपा के विधायक ने यह पत्र सरकार को लिख दिया और स्पष्ट रूप से कहा है कि जिस तरह से पूरे राजस्थान में आंदोलन हो रहा है वैसा ही आंदोलन हमारे यहां भी हो रहा है और जनता समरावता प्रकरण को लेकर गुस्से में। तो आप समझ सकते हैं कि इस आंदोलन की गूंज कहां तक पहुंच रही है। हालांकि दूसरी ओर देखिए, लोग सोच रहे हैं कि अगर चुनाव हार गए नरेश मीणा तो उनका भविष्य चौपट हो जाएगा। अब आप सोचिए कि जिस युवा के लिए हजारों लोग अलग अलग शहर, कस्बों, नगरों में सरकार के खिलाफ ज्ञापन देने जा रहे हैं, अधिकारियों के खिलाफ ज्ञापन दे रहे हैं, रिहाई की मांग हो रही है, क्या यह चुनाव हारने भर से उस व्यक्ति का, उस युवा का राजनीतिक भविष्य चौपट हो सकता है? यहां मुझे कहानी दूसरी घूमती लग रही है कि कहीं ऐसा ना हो। यह सही है कि आज पुलिस एक के बाद एक प्रोडक्शन वारंट
पर लेकर नरेश मीणा को लंबे समय तक रिहा नहीं हो, इस प्रयास में लगी है। लेकिन चूंकि रिहाई कानूनी प्रक्रियाओं से अदालत के द्वारा होगी, इसमें पुलिस कितने धाराएं लगाती है, कितनों में चालान पेश करती है, ये सब बाद की प्रक्रियाएं, कानूनी प्रक्रियाएं हैं और अदालत तय करेगी कि नरेश मीणा की रिहाई कब कैसे हो। चाहे पुलिस कितने भी प्रयास कर ले, प्रशासन कितने भी प्रयास कर ले, समय लग सकता है। लेकिन क्योंकि इस मामले में हनुमान बेनीवाल का एक बयान बड़ा अच्छा आ रहा है, वे कह रहे हैं कि चुनावी मामलों में जब कोई चुनाव लड़ता है, ऐसे अधिकारियों के साथ हो जाती है, मारपीट भी हो जाती है और ऐसा कोई संगीन मुकदमा नहीं है, संगीन मामला नहीं था जिसे इतना बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है नरेश मीणा के खिलाफ। उधर हनुमान बेनीवाल वही है जिन्होंने यह कहा था कि यह एसडीएम नागौर में के गया था, बहुत लोगों को परेशान किया था, एक नहीं इसके 3-4 थप्पड़ मारने चाहिए थे, मैं काम जो नहीं कर पाया वह नरेश मीणा कर रहा है। हालांकि सांसद के नाते हनुमान बेनीवाल के इस बयान का समर्थन इसलिए नहीं किया जा सकता कि लोकतंत्र में कहीं भी हिंसा का स्थान नहीं है। नरेश मीणा ने भी उस वक्त भावावेश में, आवेश में, तत्कालीन घटनाक्रम में जो भी किया वह गुस्सा था, लेकिन था गैर कानूनी, उसे सही कोई भी नहीं ठहरा सकता। लेकिन उसके बाद का घटनाक्रम जो चला है वह कैसे सही हो सकता है। अब हनुमान बेनीवाल ने आज एक और बात कह दी है एसडीएम को लेकर, और हनुमान बेनीवाल का कहना है कि एसडीएम वाहियात है, अमित चौधरी वाहियात है। ये जब नागौर में रह के गया था, इसके खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज हुई थी, इसने लोगों से मारपीट की थी और लोगों पर गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया था। एसडीएम बहुत फर्जी व्यक्ति है। ये नागौर में एसडीएम रहा हुआ है, इसके 2 एफआईआर नागौर के अंदर दर्ज हुई थी, प्रोबेशन के अंदर इसने पिटाई करी, लोगों पर गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया और ये बहुत वाहियात है। और वाहियात व्यक्ति जब किसी नेता के सामने, अधिकारी जब वो कैंडिडेट था, वो कुछ जाना चाहता था, ये शायद रोकना चाहते हैं, कुछ फर्जीवाड़े की शिकायत मिली थी तो कुछ तू में हुई, गुस्सा आ गया होगा, तो इतना कोई बहुत बड़ा ऐसा कांड नरेश ने नहीं कर दिया कि सैकड़ों की तादाद के अंदर पुलिस जाके मीणाओं के गांव में घुसती है, मीणा महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ इस तरह का व्यवहार, कई लोगों को जेल के अंदर डाला जाता, ये गलत है। लोकतंत्र के अंदर ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए और ये कोई जघन्य अपराध नहीं था। थप्पड़ तो चलते रहते हैं। मुझे बताओ, लोकसभा के अंदर जब घुसे, भाग गए एमपी, मैं उनके साथ मारपीट कर रहा था तो क्या उनकी पूजा पाठ करता क्या मंत्र जंत्र लेके? आप बताओ मुझे। अच्छा, यानी एसडीएम अमित चौधरी का एक रिकॉर्ड आता है चाकूबाजी में शामिल होने का कॉलेज में रहते हुए, और अब सामने आया है कि उस तथ्य को छिपाकर वे नौकरी पे लगे हैं। इसकी जांच के लिए पत्र लिख दिया गया है। मालपुरा के 3-4 मामले सामने आ चुके हैं जहां एसडीएम किस तरह से लोगों के साथ गलत तरीके से पेश आ रहे हैं। अब यह सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार आखिरकार इस एसडीएम को लेकर इतनी बचाव की मुद्रा में क्यों है। कहा जा रहा है कि एक मंत्री जी के अति प्रिय है और मंत्री जी के कहे अनुसार ये काम करते हैं, इसलिए मंत्री जी एसडीएम को बचाने में लगे हैं। भले ही सरकार की कितनी भी किरकिरी हो रही हो, लेकिन एसडीएम के इतने मामले सामने आने के बाद और एक सांसद, 2 बार के सांसद, 3-4 बार के एमएलए अगर ये बात कह रहे हैं कि 2 एफआईआर दर्ज हुई थी, लोगों पे गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया था, फिर भी सरकार इंतजार कर रही है कि एसडीएम के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाए। उधर सचिन पायलट ने डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की मंशा पर सवाल उठा दिए हैं। उन्होंने कहा है कि जो कुछ भी हुआ, उन्होंने वही बात कही कि लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है, कोई भी इस तरह की बात करता है तो उसे समर्थन नहीं दिया जा सकता, सही नहीं माना जा सकता। लेकिन अगर प्रशासन, पुलिस भी उसी हिंसा का सहारा ले तो उसे सही नहीं कहा जा सकता। इसी के साथ उन्होंने बिना नाम लिए डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार के मंत्री कहते थे कि न्यायिक जांच होनी चाहिए, अब संभागीय आयुक्त से जांच की बात हो रही है और प्रशासन का अधिकारी प्रशासन के खिलाफ कैसे सही तरीके से जांच कर सकता है। और मैं कहता हूं दावे के साथ कि इसमें कुछ नहीं निकलेगा। अगर ऐसा हुआ, इस मामले की न्यायिक जांच ही होनी चाहिए।
कोई भी व्यक्ति, विशेष रूप से जो लोग राजनीति में हो, कोई भी कारण रहे, किसी पर आक्रमण करते हैं या किसी पर हिंसा को अंजाम देते हैं, उसको कौन ठीक है? मैं तो उसको बिल्कुल गलत मानता हूँ। कोई व्यक्ति हो, किसी दल का हो, अगर आप हिंसा का सहारा लेके आगे काम करना चाहते हैं तो उसका कोई समर्थन नहीं कर सकता। मैं कह रहा हूँ दोबारा आपको, कोई व्यक्ति हो अगर हिंसा का सहारा लेते हैं उसका मैं खंडन करता हूँ। उसको कभी हम इस समाज में टॉलरेट नहीं किया जा सकता। लेकिन ये लागू होता है सरकार के ऊपर भी। सरकार, प्रशासन, पुलिस ने गांव में घुस के जो हालात वहाँ किए हैं, बच्चे, बूढ़े, महिलाओं को पीटा, रात के अंधेरे में जाकर गोलियां बरसाई हैं, आंसू गैस के गोले छोड़े हैं। उन्होंने क्या ऐसा गुनाह किया था? कौन से आतंकवादी थे वो? तो हिंसा, अगर सरकार की मशीनरी भी इसका उपयोग करती है तो उसकी जांच होनी चाहिए। पहले मुझे बताया गया कि इसकी जुडिशियल इंक्वायरी होगी, अब कह रहे हैं कि संभागीय आयुक्त से इंक्वायरी करेंगे। मुझे पता नहीं सरकार क्या चाहती है, लेकिन ये सरकार का एक चेहरा सामने आया है कि अपना भड़ास निकालने के लिए चुनाव, उस दिन मतदान चल रहा था, जांच तो इस बात की होनी चाहिए कि ये लापरवाही जानबूझ के की गई क्या? किस राजनीतिक पार्टी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए इस प्रकार की लापरवाही करी गई ताकि माहौल ख़राब हो? बाद में रात को जाके लोगों की पिटाई करो, उनके मकान को तोड़ दो, गाड़ियाँ फूंक दो। कौन अपनी गाड़ी में खुद आग लगाएगा? और अगर बाहर के लोग थे भी तो अंदर आए कैसे? वो, उसकी जिम्मेदारी किसकी है? तो सरकार पूरी तरह फेल हो चुकी है। पुलिस प्रशासन ने जानबूझ के टारगेटेड कार्रवाई करी है और गरीब लोगों को तंग करने का काम किया है। जनता इसका जवाब दे। सरकारी कर्मचारी की जांच अगर सरकार करेगी तो उसमें क्या तथ्य निकल कर सामने आएंगे? जो पहले मांग उठी थी, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन सरकार के मंत्रियों ने कहा था पहले कि जुडिशियल जांच होनी चाहिए। पुलिस प्रशासन, पॉलिटिकल, कोई भी व्यक्ति हो, अगर अधिकारी का बड़ा अधिकारी जांच करेगा तो मैं आज ही बता रहा हूँ आपको, कुछ निकल के नहीं आएगा उसके अंदर। अगर हमें तथ्य तक पहुंचना है तो जुडिशियल इंक्वायरी जरूरी है। इससे एक दिन पहले तक सरकार के मंत्री यानी डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा भी न्यायिक जांच की मांग ही कर रहे थे, लेकिन अचानक वे अपनी मांग से पलट गए, संभागीय आयुक्त से जांच की बात करने लगे। और एक ग्रामीण का वीडियो आ रहा है जिसमें ग्रामीण कैमरों के सामने कह रहा है कि हमें न्यायिक जांच चाहिए, इसमें कलेक्टर और एसपी की गिरफ्तारी चाहिए, उनको सस्पेंड करना चाहिए, जो वाकया हुआ उसमें वे दोषी हैं। यह वह ग्रामीण कह रहा है कि हम न्यायिक जांच चाहते हैं, हम संभागीय आयुक्त की जांच से खुश नहीं है। और उसी बात पर डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ग्रामीणों पर क्रोधित भी हुए थे। पुलिस प्रशासन सरकार, इसमें कलेक्टर साहब, एडीएम, सारा जो भी पंगा इन्होंने करवाया उसका प्रशासन की भागीदारी, ये इनका कथा ये भुगतेंगे। बाकी हम न्यायिक जांच वो चाहते हैं, सत्य का वो होना चाहिए। संभागीय आयुक्त से जांच की सहमति बनी किरोड़ीलाल मीणा? नहीं, अब न्यायिक जांच करवाएंगे, जिनको उनका ब्लेम, आग तोड़फोड़, कितना नुकसान गाँव का हो गया। नहीं है, न्यायिक जांच करवाएंगे। बाकी ऐसी दुर्घटना हमारे गाँव में जोड़ कहीं भी नहीं होना चाहिए। आगजनी की घटना जो वहाँ हुई ना, लेडीजों के, आदमियों की लगी, बहुत आदमी चोटिल हो गए। भाई कलेक्टर, यही डीएम को, सभी को सस्पेंड किया जाए और उनको जेल में भी डाला जाए। वो गांव वाले ये भी नहीं समझते न्यायिक जांच क्या होती है, कमिश्नर की जांच क्या होती है, उनको आता पता ही नहीं। आप क्यों उकसा रहे हो उनको? नहीं उकसा नहीं रहे सर, सवाल है कि लोग तो ज्ञापन लेके आपके पास ये आए ना। आपके सामने बोले ना, तो अभी बोल रहे सर वो, इसलिए क्या बोल रहे हैं? हमें न्यायिक जांच की बात कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि न्यायिक जांच जो होगी वो निष्पक्ष होगी, उससे न्यायिक जांच में 4 साल लग जाएंगे और कमिश्नर की जांच 6 महीने में हो जाएगी। अगर वो भी चाहेंगे तो हम मुख्यमंत्री से बात कर लेंगे। क्यों तुम चाहते हो न्याय? क्या यार बात करते हो, क्या है ये नई चीज छेड़ रहे हो? ये तो अब आप जो कांग्रेस के लोग हैं या बाकी का आंदोलन करने वाले वो डलवा देंगे। गहलोत के राज में कितने डले IAS IPS लोग? तो पूछ लो आप, इनको चला दो ना, ये डलवा देंगे। इधर इस मामले को लेकर चल रही राजनीति के बीच में मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा टोंक पहुंचे हैं, जहां वे टोंक सेंट्रल जेल के गेट पर देखे गए हैं। बताया जा रहा है कि वहां वे गिरफ्तार युवकों के अलावा नरेश मीणा से भी मुलाकात कर सकते हैं। अब इस मामले में यह नया ट्विस्ट है। इस ट्विस्ट के बाद में और क्या बदलने वाला है, यह देखना भी काफी महत्वपूर्ण होगा। कुल मिलाकर अब 23 नवंबर का इंतजार है, जब देवली उनियारा के साथ राजस्थान की 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के परिणाम आएंगे। देवली उनियारा का परिणाम सीधे सीधे नरेश मीणा के भविष्य से जोड़कर देखा जा रहा है, लेकिन
चुनाव परिणाम उनके पक्ष में आएगा तो वे माननीय बन जाएगी, उसके बाद बहुत सारे सवाल अपने आप खत्म हो जाएंगे। लेकिन अगर वे चुनाव हारते भी हैं तो जिस तरह का माहौल उनके पक्ष में पूरे राजस्थान में बना है, तो क्या कोई मान सकता है कि उनका राजनीतिक भविष्य चौपट हो सकता है? इसका असर आगे चलकर आने वाले निकाय और पंचायत चुनाव में देखने को मिल सकता है, जो आज आंदोलन नरेश मीणा की रिहाई को लेकर शुरू हुआ है। उधर जो अन्य लोग पकड़े गए थे उनको लेकर भी कानूनी पहलुओं पर चर्चा हो रही है। कहा जा रहा है कि पहले उन लोगों की जमानत कराए जाने की तैयारी है, वह तैयारी के बाद में पुलिस और प्रशासन के खिलाफ भी ग्रामीण और अन्य लोग जो नरेश मीणा के समर्थक हैं, वे न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की तैयारी में है। कुल मिलाकर इस प्रकरण में अभी बहुत सारे रंग देखने को मिलेंगे, इसलिए इंतजार सबसे पहले 23 नवंबर का है। 23 नवंबर के परिणामों के बाद में बहुत कुछ बदलने वाला है। चाहे नरेश मीणा जीते, चाहे नरेश मीणा हारें, लेकिन असल राजनीतिक रंग आगे चलकर इस एक घटनाक्रम के पूरे राजस्थान, खासतौर पर पूर्वी और दक्षिण राजस्थान में देखने को मिलेंगे। और सिर्फ निकाय और पंचायत चुनाव में नहीं, आगे चलकर विधानसभा और लोकसभा चुनाव में भी यह जो एक समझौता का प्रकरण हुआ है, इसका असर बहुत दूर तक जाएगा। राजनीति में कोई भी घटनाक्रम इतनी जल्दी नहीं भुलाया जाता, यह शायद तमाम राजनेता अच्छी तरह से जानते होंगे। यही कारण है कि कांग्रेस के बहुत सारे विधायकों के बाद बीएपी और अब भाजपा के विधायक ने भी सरकार को पत्र लिखकर इस आंदोलन की आहट से आगाह कर दिया है। अब देखना यह है कि सरकार इस आंदोलन को लेकर अभी भी क्या हल्के में लेने के मूड में है, या आगे चलकर संभावित नतीजों को सरकार भी देख रही है। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दों को लेकर चर्चा के।